नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने कृतिका पाठ्य पुस्तक से 2 अध्याय माता कांचोल और जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ लिया है। और सिलेबस का यह कृतिका पाठ्य पुस्तक से अंतिम अध्याय जो है, तीसरा अध्याय साना साना हाथ जोड़ी, यही इस पुस्तक से जो है अंतिम अध्याय है। आप लोगों के सिलेबस में ये 3 चैप्टर पढ़ना था और आज हम लोग ये साना साना हाथ जोड़ी तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया हैं। साना साना हाथ जोड़ी यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसका यात्रा मधु कांकरिया ने किया है। उन्होंने सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा की और उससे आगे हिमालय की यात्रा की है। उसी का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने किया है और देश के विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी हमें मिलेगी यह अध्याय पढ़ने के बाद। वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वहाँ के कल्चर है, संस्कृति है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। वहाँ के स्थान का वातावरण कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो है यह जान ले, ये साना साना हाथ जोड़ी यह नेपाली भाषा की एक प्रार्थना है, प्रेयर। और इसका अर्थ है, यह जो है पूरा दिया हुआ है इसमें, ये साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हाम्रो जीवन तिम्रो कौशली, जिसका हिंदी में अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यह जो है नेपाली भाषा का यह प्रार्थना है, जिसको उन्होंने वहाँ सुना था और यात्रा के पहले दिन ही इसको उन्होंने सीखा था। वहाँ की एक नेपाली महिला के मुँह से उन्होंने सुना था और सीखा था। और सबसे पहले गंगटोक की रात्रि के बारे में बात की गई है। वहाँ का वातावरण के बारे में बात की गई है कि वहाँ सुबह शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का जो वातावरण है वह हर समय बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमय सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत होती है। लेखिका को यह जो है यात्रा के दिन ही एक नेपाली औरत से, महिला से यह सीखी थी। वहाँ का जो प्रार्थना है, जो नेपाली भाषा का प्रार्थना है, उसको उन्होंने सीखा था, जो अभी हम लोगों ने आपको बताया था। आगे जो है धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना नहीं, ये तो हो गया। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरे सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखती थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम का मतलब होता है तरह तरह से। उजास का मतलब होता है प्रकाश या उजाला। तो इस तरह से उन्होंने कंचनजंगा के दर्शन का प्रतीक्षा किया है। कैसे उन्होंने वेट किया था रात में,
बताया गया था उन्हें कि यहाँ से जहाँ वे रुकी थी रात में, वहाँ से कंचनजंगा का पर्वत जो है वह दिखाई देता है अगर मौसम साफ हो तो। इसलिए वह सुबह सुबह ही उठ करके युमथांग के लिए निकल पड़ना था। तो वह जो है सबसे पहले आँख खुलते ही बालकनी से देखी कंचनजंगा का पर्वत देखने के लिए। लेकिन उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जीतेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं पचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। तो इस तरह से गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, वहाँ के लिए लेखिका को निकलना था। और लेखिका के साथ जो ड्राइवर थे जीतेन नार्गे, वह जो है लेखिका को वहाँ के क्षेत्रों के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ के संस्कृति के बारे में बता रहा था। इसी बीच जो है जगह जगह बौद्ध पताका लगा हुआ था। इसके बारे में जीतेन नार्गे में बताया कि यहाँ जो है ये बुद्ध की मान्यता है कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 सफ़ेद पताकाएँ फहरा दी जाती है और इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। तो चूँकि सिक्किम जो है एक तरफ नेपाल से, तिब्बत से, भूटान से और भारत के पश्चिम बंगाल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो नेपाल और तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म के लोग बहुत ही रहते हैं, तो इसका भी प्रभाव था वहाँ पर। और रास्ते में लेखिका को कुछ सफ़ेद पताका दिखाई देता है, तो इसके बारे में उसे पता चलता है कि जब भी किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होती है तो यहाँ पर 108 सफ़ेद पताका लगा दिया जाता है। सफ़ेद पताका क्यों लगाया जाता है? सफ़ेद रंग जो है वह शांति का प्रतीक है, इसलिए यहाँ 108 सफ़ेद पताका लगा दिए जाते हैं और उसे फिर हटाया नहीं जाता है, वह अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इसके साथ साथ उसने जीतेन नार्गे ने यह भी बताया कि कभी कभी नया काम आरंभ करने पर भी पताकाएँ लगाई जाती है, लेकिन ये पताका जो होती है वह सफ़ेद न होकर रंगीन भी होती है। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई देती है, और चूँकि दलाई लामा भी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े भिक्षुक हैं, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। आगे जो देखेंगे, कुछ आगे चलने पर कवि लॉन्ग स्टॉक स्थान आता है, जिसे देखते ही जीतेन बताते हैं कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग के बारे में बताया जा रहा है। गाइड बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है, जिसकी शूटिंग इसी स्थान पर गंगटोक में हुई थी। इसके बारे में भी वह बताता है और यह भी बताता है कि इसी स्थान पर कवि लॉन्ग स्टॉक स्थान है, यहाँ पर ये गंगटोक में है। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओ के सोमन से कुंचतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि इसे धर्म चक्र पर्वत कहा जाता है और इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं।
तो यहाँ पर एक संधि की बात की गई है। दो जाति के समुदाय के लोग जो है आपस में लड़ते थे, उसके लिए एक संधि की गई थी, उसके बारे में बताया गया है। और एक धर्म चक्र के बारे में बताया गया है, जिसकी यह मान्यता है कि इसे घुमाते ही सारे पाप जो है धुल जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। आगे लेखिका जो है प्रकृति की मनोरमता, प्रकृति के बारे में बात करती है कि गंगटोक की प्रकृति कैसी है और वहाँ के लोग कैसे हैं, रहन सहन कैसा है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। कुछ और आगे चलने पर बाज़ार, बस्ती और लोग पीछे छूटने लगते हैं। और ये जो है ड्राइवर और गाइड जो जितेन नार्गे है अपना गाड़ी चलाता हुआ आगे गंगटोक युमथांग की तरफ जाते हैं। हिमालय की तरफ जाना है इन लोगों को, हिमालय पर्वत की तरफ तो जाते हैं। एक तरफ से लोग पीछे छूटते जाते हैं, पहाड़ी ऊपर पहाड़ पर जाते हैं। लोग गांव नगर जो है नीचे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। कुछ नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम काटन गत्ते का बक्सा ढोते हुए बौने से बहादुर नेपाली मिल रहे थे। इन सारे लोगों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय विशालकाय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झड़ नीचे गिरते हुए जलप्रपात दिखाई दे रहे थे। यानी जो ही ऊपर की तरफ जाएंगे हिमालय जो पर्वत था वो बड़ा दिखाई देगा और नीचे के लोग जो हैं वो नीचे का गांव नगर पेड़ पौधे जो है वह छोटे दिखाई देंगे, क्योंकि वे लोग पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम लोग कोई ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे जो लोग होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह छोटे दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और वहाँ का जो क्षेत्र था तो वहाँ के तीस्ता नदी के बारे में बताया जा रहा है कि चांदी की तरह चमक मारती तीस्ता नदी जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी, बहती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि सॉरी बच्चों, सिलीगुड़ी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और वहाँ से आगे जो है ये लोग जब गंगटोक में एंट्री की तभी से तीस्ता नदी मिली थी और वहाँ से जो है लेखिका इसको देखते हुए जा रहे थे। प्रकृति और पर्यावरण। आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों में के छा जाने पर ढक जाती है। धीरे धीरे धुंध की चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं, जो अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहाँ पर है। वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती है कि जीप के कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगती है। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ से टूटती है। अब लेखिका जो है आगे देखती है हिमालय की रंग बिरंगी चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती हैं और वहाँ का जो प्रकृति है उससे एकदम जो है लेखिका मुग्ध हो जाती है और उन्हें वह बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम उसमें खो जाती हैं। वहाँ गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती है और वहाँ एक सुझाव लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। तो इस तरह से जो है लेखिका वहाँ के प्रकृति और पर्यावरण के बारे में एकदम मुग्ध हो जाती है और बहुत ही प्रभावित होती है उस वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से। और जीप जब कुछ देर के लिए रुकती है तो वह पैदल ही सौंदर्य को, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए निकल जाती है। फिर जो है उन्हें जो है पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और उनका जो है मुग्धता टूट जाती है और उनकी यह मुग्धता जो है पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ से टूट जाती है।
अब हम लोग क्या देखेंगे कि पहाड़ी लोग वहाँ पर जो है उनकी जीवन शैली क्या है, वे लोग कैसे कितना मेहनत करते हैं, इसके बारे में आगे वर्णन किया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे कि कैसे वे लोग मेहनत करके और पत्थरों को तोड़ करके रास्ता बनाते हैं और अपना मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। लेखिका को यह स्थिति देख करके बहुत ही दुख हुआ कि वहाँ की औरतें जो है कैसे इतना मेहनत कर रही थी, पहाड़ों को तोड़ रही थी। लेखिका को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। यानी जो गरीबी थी वह उन्हें वहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर, इतना अच्छा है, वहाँ पर भी जो है यह समस्या थी। वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही है, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। तो वहाँ पर जो है लेखिका को पता चला कि जिन प्राकृतिक सौंदर्य को जहाँ जो ये यात्रा पर जा रही है देखने के लिए, वो सारा जो है इन्हीं महिलाओं ने पत्थरों को तोड़ करके बनाया है, जिसे वह देखने जा रही है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका हिंदी अनुवाद था, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। इससे तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं या पुरुष भी, जो मजदूर लोग हैं, वो लोग कितने कम पैसे की मजदूरी में इतना कठिन काम करते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। फिर आगे लेखिका जो है पहाड़ी जीवन की कठोरता के बारे में बात की है कि वहाँ पर जीवन कितना कठोर है। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जीतेन उन्हें बताता है कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठा ढोते हैं। तो यहाँ जो है सिक्किम का जो जीवन शैली था उसके बारे में बता रही है कि कितना कठोर था। बच्चों को पढ़ने जाना है तो आज हमारे यहाँ 1 किलोमीटर पर 10 स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जो है एक ही स्कूल था जो 3.5 किलोमीटर करीब जो है ऊंचाई पर था, और जहाँ बच्चे पैदल चल कर के रोज़ जाते थे और पैदल पहाड़ी पर चढ़ कर के जाते थे पढ़ने के लिए और वापस आते थे। ये कितना कठिन काम है। और पढ़ करके आने के बाद वे घर पर जो है अपने माता पिता के साथ जो घरेलू काम है उसमें सहयोग भी करते हैं। फिर जो है वहाँ के एक स्थान के बारे में बात किया गया है, भारत का स्विट्जरलैंड। ये कटाओ नाम का स्थान है इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों पर, जहाँ के बारे में बताया जाता है कि वह भारत का स्विट्जरलैंड है। यह जो है संगलांगयुंग नामक स्थान से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानियों की सांसें रुकी जा रही थी। रास्ते धूध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियाँ लिखी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो ये स्लोगन लिखे हुए थे और वहाँ पर लोग जाते थे अपना। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो था बहुत ही मोहक था, इसलिए वहाँ लोग अपना जाते थे आते थे।
कटाव की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्य को खोजा होगा। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों के बर्फ तो यहाँ जो है कटाव नामक जो स्थान है जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, उसके बारे में बात की गई है। फिर जो है हम लोग देखेंगे सैनिकों की वीरता के किस्से के बारे में भी कुछ बताया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार जो है वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई देती है। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। यानी सैनिक लोग भी वहाँ पर अपना ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ के लोगों के बारे में अगर सोचा जाए तो कितना कठिन परिश्रम करके वे लोग अपना ड्यूटी करते हैं और देश की सीमा पर जो है वे लोग रहते हैं, जिससे देश की रक्षा होती है। तो यह जो है उनकी वीरता की कहानियाँ हैं। बाकी जो है सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताएं के बारे में कुछ किया गया है। लोक मान्यता क्या है, वहाँ के लोगों की मान्यता क्या है, सामान्य मान्यता क्या है लोगों की। जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठ रहे थे तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छींटकर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। यह जो है वहाँ की लोक मान्यता है। और अंत में एक खेदुम नाम का स्थान है, उसके बारे में बताया रहा है। ये जितेन नार्गे बताता है कि देवी देवताओं का वहाँ पर निवास है खेदुम नामक स्थान पर। और सिक्किम के लोगों का यह विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़ नहीं, नदी झरने इन सब की पूजा करते हैं। तो यह जो है वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग जो है देवी देवता को कैसे पूजा पाठ अपना करते हैं और उनकी क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। जितेन युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नई नई स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। तो इस तरह से जो है वह मन ही मन में कहती है और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मधु कांकरिया का यात्रा वृत्तांत है जो उन्होंने गंगटोक की यात्रा किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य कैसे हैं, इस यात्रा का वर्णन उन्होंने किया है। और वहाँ के सामान्य विचार, लोगों के क्या विचार है, संस्कृति क्या है, लोक मान्यताएं क्या है, इनके बारे में भी लेखिका ने बताया है। तो इस तरह से जो है आपका यह यात्रा वृत्तांत ख़त्म हुआ। आगे इसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे आप लोग।
और फिर जो है हम लोग आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। आप लोगों का यह कृतिका पाठ्यपुस्तक से जो सिलेबस में पढ़ना था 3 चैप्टर पूरा हो गया। इसके आगे 2 चैप्टर है वह पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है पहले ही, तो इसलिए यह आप लोगों का कृतिका से सिलेबस जो था वह ख़त्म हो गया। धन्यवाद बच्चों।